एओर्टिक स्टेनोसिस। अच्छा जी, स्टेनोसिस से क्या मुराद है? वेल्व को क्या हो जाना? वेल्व को टाइट हो जाना। ठीक है, जब एओर्टिक स्टेनोसिस होगा तो कौन से वाले हार्ट को काम करना पड़ेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल नहीं पाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा? आपकी पल्स कैसी होगी? पल्स लो वॉल्यूम हो जाएगी, और लो वॉल्यूम होती है और स्लो राइजिंग होती है। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में जो क्वेश्चन आता होता है इम्तिहान के अंदर, वो आता होता है कि यंग एज में हो तो उसकी मोस्ट कॉमन काज होती है बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व। ठीक है। अगर ओल्ड एज के अंदर हो तो उसकी काज होती है कैल्सिफिकेशन। एओर्टिक स्टेनोसिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेल्व एबनॉर्मेलिटी है जो कि तकरीबन हर बुजुर्ग को हो जानी है। हर बंदा जिसकी उम्र 70-80 ईयर्स तक चली जाती है उसको यूजुअली एओर्टिक स्टेनोसिस लाजमी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट यंग एज में आपके पास प्रेजेंट हो गया है एओर्टिक स्टेनोसिस के फीचर्स के साथ, तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि यंग एज में एओर्टिक स्टेनोसिस की मोस्ट कॉमन वजह क्या होती है? बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व। अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? इसका मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है ASD, अंजाइना, सिंकपी और डिस्निया। अंजाइना से क्या मुराद? जब उस पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी। हाइपरट्रोफी होगी तो उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, तो उस पेशेंट को चेस्ट पेन होगी जो कि अंजाइना के समय प्रेजेंट करेगा। सिंकपी मीन्स बेहोश होगा, और जब हार्ट को ब्लड नहीं पूरी तरह पहुंचेगा तो हार्ट फेलियर में जाएगा। हार्ट फेलियर में जाएगा तो पेशेंट को शार्टनेस से ब्रेथ होती है। ठीक है। तो ASD, अगर पेशेंट को ASD वाली सिम्टम्स आ रहे हों, अंजाइना, सिंकपी या डिस्निया, ये चीज़ें आ रही हों, तो ये इंडिकेशन होती है उसके वेल्व को ट्रीट करने की, वेल्व की रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन होती है ये बात। ठीक है। अच्छा, इसमें पेशेंट में मरमर कैसा होगा? मरमर होगा इसके अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। क्या कहते हैं? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। अच्छा, आपको इस लेवल के ऊपर ये वाल्सल्वा और हैंड ग्रिप ये बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूजली MRCP2, USMLE स्टेप 2 इस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते होते हैं कि कौन से मनूवर के साथ मरमर इंक्रीज़ होता है, कौन से मनूवर के साथ मरमर डिक्रीज़ होता है। ठीक है। अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस का डायग्नोसिस कैसे होगा? हम लोग इस पेशेंट का एकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे या कार्डिक कैथेटराइजेशन करवाएंगे। कैथेटराइजेशन से क्या मुराद है कि हम हार्ट के अंदर कैथेटर डालते हैं, उसके ज़रिए हम प्रेशर मेजर करते हैं हार्ट के चैम्बर्स का, और एक्सरे पे हमें क्या नज़र आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है। ECG के ऊपर भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी नज़र आएगा। जो भी वेल्वुलर लीजन हो उसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? वेल्व की रिप्लेसमेंट, वेल्व की रिपेयर या वेल्व की रिप्लेसमेंट, और साथ अपने पेशेंट की हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को ट्रीट करना है। हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को ट्रीट करने का हम लोग पीछे पढ़ा था क्या? कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सी दवाई देते हैं? डायूरेटिक्स, मेनली डायूरेटिक्स। अच्छा, किसी पेशेंट को ASD आना शुरू हो जाए ना, या लाइक अंजाइना, सिंकपी या डिस्निया वाले फीचर्स आना शुरू हो जाएं, तो ये इंडिकेशन होती है कि उस पेशेंट का वेल्व रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम लोगों को ECG के ऊपर ये एक फिक्रा लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। उसमें क्या होता है? S1, S वेव इन V1 और R वेव इन V5। ये 35 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो ये ECG क्राइटेरिया है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की बाज़ का इम्तिहान में तस्वीर आ जाती होती है, लेकिन USMLE में आती है। आप लोगों का जो पार्ट 1 या प्लेब 1 है उसमें यूजली ये पिक्चर्स नहीं आएंगी। इसमें यह होता है कि आपने ECG पे देखा होगा दो तरह के खाने होते हैं, लार्ज स्क्वेयर्स, और लार्ज स्क्वेयर्स के अंदर स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं। ठीक है। तो 7 लार्ज स्क्वेयर्स, यानी कि क्यूरस कम्प्लेक्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्यूरस कम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। क्यूरस कम्प्लेक्स 7 खाने V1 प्लस
V और V5 के अंदर इन दोनों का जो एग्रीगेट है क्यूरस का वो 7 खनों के बराबर हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। साफ ज़ाहिर है जब मसल का मैस ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट भी ज़्यादा गुजरेगा, करंट ज़्यादा गुजरेगा तो उसका क्यूरस कम्प्लेक्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूरस कम्प्लेक्स का बड़ा बड़ा होना किस चीज़ को शो करता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को। अच्छा जी, अब आते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल वेल्व कहाँ पे मौजूद होता है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कैसा होता है? ज़्यादा होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पीछे पुश होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो मरमर है वो किस स्टेज में आएगा? सिस्टली में। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए MS, MR, AS, AR इनकी मोस्ट कॉमन काज क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, MS, MR, AS, AR इन सबकी मोस्ट कॉमन काज इज रूमेटिक हार्ट डिजीज। लेकिन जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है ये चूँकि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एसोसिएटेड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पेशेंट को साथ MI हो, एंडोकार्डाइटिस हो तो उसके साथ भी माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाती है। रिगर्जिटेशन से क्या मुराद है? ये कि वेल्व डिस्ट्रॉय हो गया है, अब वो वेल्व वाला काम नहीं कर रहा। माइट्रल में पिक्चर दिखाता हूँ एक से। अगर आप वेल्व पे गौर करें तो ये वेल्व के कितने लीव्स हैं? 2 लीव्स हैं। ठीक है, जब पेशेंट अगर ये हार्ट डायलेट हो तो क्या होगा? ये लीव्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे तो वेल्व वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जो भी काज जो कि हार्ट को डायलेट करवाएगी उससे पेशेंट को क्या हो जाएगा? माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे MI हो जाए इस एरिया में तो क्या होगा? इसको कंट्रोल करने वाली चीज़ हिस्सा नहीं रहेगा तो ये फिर भी वेल्व का ये लीफलेट्स फ्री हो जाएगा तो नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो इस एरिया में, ये हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाए तो वेल्व टूट जाएगा, फट जाएगा। जैसे आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी का जो टायर होता है उसके जहाँ से हवा भरते हैं वहाँ पे वेल्व्स मौजूद होते हैं। वो वेल्व अगर इनकम्प्लीट हो जाए तो क्या होगा? आपका टायर पंक्चर हो जाएगा, इसमें से हवा बाहर निकल जाएगी। इसमें भी यही हो रहा है। नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऊपर लेफ्ट एट्रियम है, तो नीचे से ब्लड ऊपर आना शुरू हो गया। तो पेशेंट को मरमर किस स्टेज पे आता है? सिस्टली के अंदर। ठीक है, तो इसमें मरमर होता है, क्या कहते हैं इसमें मरमर कौन सा होता है? पैन सिस्टोलिक मरमर। अच्छा, S1 S2 कैसे प्रोड्यूस होती हैं? S1 कैसे प्रोड्यूस होती है? S1 यानी हार्ट की फर्स्ट हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? माइट्रल या माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड के क्लोयर से। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात हो रही है कि S1 कैसे प्रोड्यूस होती है? माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोयर से। अगर माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व में से कोई वेल्व बंद ही नहीं हो पा रहा तो फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या हो जाएगा? हॉस्टल में सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बात बड़ा अर्सा काम आएगी जब आप PG ट्रेनिंग शुरू करेंगी या पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रही हूँ, समझिए नहीं। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर आप जब प्रेजेंटेशन बोल रहे होते हैं तो उसमें आप लोग कहते हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ सॉफ्ट और सेकेंड हार्ट साउंड इज़ नॉर्मल एंड देयर इज़ अ पैन सिस्टोलिक मर्मर इन द माइट्रल एरिया विच रेडिएट्स टुवर्ड्स द एक्सिला। ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन का आप लोगों को सिनेरियो इम्तिहान में ऐसे ही आएगा कि पेशेंट है हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ प्रेजेंट हुआ है,
अब उसको मरमर प्रोड्यूस हो गया है, मरमर के साथ आ गया जो कि, और एग्जामिनेशन पे उसकी फर्स्ट आउटकम सॉफ्ट है, पेन सिस्टोली मरमर है और मरमर एक्जिला की तरफ रेडिएट हो रहा है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है। अच्छा, डेफिनेटिव मैनेजमेंट माइट्रल रिगर्जिटेशन की क्या होगी? वेल्व रिप्लेसमेंट। और बाकी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी क्या हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि पेशेंट जब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा, ब्लड वापस जाएगा तो हार्ट के अंदर ब्लड थोड़ा रहेगा, आपके लंग्स के अंदर ब्लड ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा, तो आपने उस पेशेंट को हार्ट फेलियर की दवाइयाँ देनी है। तो हार्ट फेलियर की दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? एसी इनहिबिटर्स, ARBs, डाइजोक्सिन, डायूरेटिक्स। ठीक है। और पेशेंट का हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं वेल्व रिप्लेसमेंट के लिए। अच्छा, जैसे वेल्व रिप्लेसमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक डायमीटर जो 40 से अबव चला जाए तो वेल्व रिपेयर करते हैं। तो ये आप लोगों को ये फिक्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें कि मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर और या वेल्व रिप्लेसमेंट। जब ये दवाइयाँ काम करना छोड़ जाएं तो क्या है उसका ट्रीटमेंट? वेल्व रिप्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, आखिरी इम्पोर्टेंट वेल्व जो इम्तिहान में आता था दैट इज़ एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एओर्टिक वेल्व कहाँ पे मौजूद होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की आउटलेट पे, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर ब्लड जाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एओर्टा बाहर निकल रही है ऐसे, तो इस जगह पे एओर्टिक वेल्व है। अगर एओर्टिक वेल्व स्टेनोज होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर एओर्टा में ब्लड जला भी जाता है फिर वापस आ जाता है, ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन कहलाएगा। जब एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है तो आपकी जो वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट फिर ज़्यादा पुश करता है। तो इस पेशेंट में जो रिगर्जिटेशन वाला पेशेंट होगा, इसमें आपका ब्लड एओर्टा के थ्रू ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें पल्स हाई वॉल्यूम पल्स हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ लिख लें। तो रिगर्जिटेशन वाले जो वेल्व्स होते हैं इनमें पल्स हाई वॉल्यूम होती है, और जो स्टेनोसिस वाले होते हैं उनके अंदर पल्स लो वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आप हायर जो लेवल इम्तिहान है वो दे रही होंगी। लैब 2 में बड़ी काम आती है और IMM वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आती है। अच्छा, एओर्टिक रीगर्जिटेशन की क्या वजूहत हो सकती हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइपरटेंशन, एंडोकार्डाइटिस, मार्फन सिंड्रोम, सिफिलिस और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सिफिलिस और मार्फन सिंड्रोम, ये जो 3 काजेज़ हैं ना, ये प्लेब के इम्तिहान की बड़ी फेवरेट काजेज़ है। आपको सिनेरियो दिया होगा कि एक पेशेंट है, वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मार्फनाइट उसका मार्फन्स डायग्नोसिस बना है या मार्फनाइट हैबिटस है उसका। अब आपके पास चेस्ट पेन डिस्निया के साथ आ रहा है और हार्ट के अंदर को मरमर सुनाई दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली मरमर किस चीज़ का होगा? एओर्टिक रीगर्जिटेशन का। ठीक है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन का मरमर किस चीज़ से प्रेजेंट होता है? मरमर सारे मीन्स के वेल्वुलर रीजन सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं हार्ट फेलियर के साथ। हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट जल्दी थकता है, फटीग, ज़्यादा चलता हूँ तो सांस फूल जाता है, इस तरह की जगह से प्रेजेंट होता है पेशेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा? वाइड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या चीज़ होती है? पल्स प्रेशर क्या चीज़ होती है? पल्स प्रेशर याद है क्या चीज़ होती है? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ये जितना ज़्यादा होगा उसको कहते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, अगर इस तरह के पेशेंट का हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम लोगों को पता है 160/40 ब्लड प्रेशर आ, इसको कहते हैं वाइड पल्स प्रेशर, यानी कि 120 का पल्स प्रेशर है इस पेशेंट। अच्छा, पल्स कैसी होती है? वाटर हैमर या बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स की मैंने कब रीज़न बता दी कि जब एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो दोबारा वेंट्रिकल से ब्लड
ज़्यादा बाहर निकलेगा तो आपकी ब्लड वेजल्स में ज़्यादा ब्लड पुश होगा, ज़्यादा ब्लड पुश होगा तो आपकी पल्स कैसी हो जाएगी, बाउंडिंग पल्स हो जाएगी, हाई वाली बाउंडिंग पल्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो है ना एओर्टिक रीगर्जिटेशन, इसके साथ बहुत सारे बाय नेम साइंस एसोसिएटेड है। क्विंकी साइन, डी मस्टर्ड साइन, मुलर साइन, इसमें दिए भी नहीं हुए। हम लोग याद करते थे 13 साइंस हैं इसके जो नाम से दिए गए हैं। जो मशहूर है ना वो क्विंकीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि आप पेशेंट की ये जो उंगली है इसके ऊपर नोट करते हैं। ये जो हम लोगों का ये जो हिस्सा है ना जहाँ पे हमें ये रेडनेस नज़र आती है, अगर इससे करके देखो तो ये रेडनेस नज़र आती है। ठीक है। तो ये वाला एरिया आता है जो रेडनेस है ना, इसमें आपको पल्सेशन फील होती है, ऐसे पल्सेशन आती है, इसको कहते हैं क्योंकि साइन। ठीक है। हेड नोटिंग क्या होती है, इसको कहते हैं डी मस्टर्ड साइन, यानी कि हर हार्ट बीट के साथ पेशेंट की हेड नोट करता है। इसमें आप लोगों का एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज ए फीचर ऑफ एओर्टिक रीगर्जिटेशन, तो डी मस्टर्ड साइन, क्विंकिस साइन। अच्छा, एओर्टिक रीगर्जिटेशन में मरमर कौन सा होता है, डायस्टोलिक मरमर होता है। इसका बड़ा स्पेसिफिक नाम है डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो मरमर, और इसमें हम लोगों ने एक काम करना होता है कि पेशेंट को लीनिंग फॉरवर्ड पे ज़्यादा होता है। पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड मीन्स पेशेंट बैठता है, बैठ कर हम उसको आगे बिठाते हैं। आपको याद होगा, आप लोग मेथड्स की जब तैयारी कर रहे थे कार्डियोलॉजी के, उसमें आखिर में पेशेंट को उठा के बिठाते हैं और आगे को झुकाते हैं। वो जो झुका के हम लोग जो चीज़ सुन रहे होते हैं वो हम लोग एओर्टिक रीगर्जिटेशन का मरमर सुन रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, वही बात, पेशेंट को जब हम लोग का डायग्नोसिस कैसे बनेगा, एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, वही वैसी एक जैसी फाइंडिंग्स होती हैं ईसीजी और एक्सरे पे यूजली। और डेफिनेट डायग्नोसिस होता है आपकी एको से और कार्डियक कैथेटराइजेशन से। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वही आपने हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट करनी है। हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट क्या क्या है, एसी इनहिबिटर्स और एआरपीस और वेल्व रिप्लेसमेंट। मेन डेफिनेट मैनेजमेंट इज वेल्व रिप्लेसमेंट। ठीक है। हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट में डाइजोक्सिन डाययूरेटिक्स भी शामिल होते हैं। अच्छा, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व हमने कहाँ पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व किन मरीजों में होता है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व बाद में क्या करवाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, किस डिजीज में पढ़ा था, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व यंग एज में एओर्टिक स्टेनोसिस की काज होती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करें, जो वेल्व होते हैं ना, इनके 3 कस्प्स होते हैं। सिर्फ एक वेल्व होता है जिसके 2 कस्प होते हैं। अगर आप हार्ट में मेन 4 वेल्व्स हैं, इनका चारों के चारों जो हैं वो 4 में से जो 3 हैं उनके 3 लीव्स होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। जब सिर्फ माइट्रल वेल्व होता है जिसके 2 लीव्स होते हैं, चीज़ याद रखनी है, सिर्फ माइट्रल वेल्व उसके 2 लीव्स होते हैं। एओर्टिक वाल्व के भी इसी तरह 3 लीव्स होते हैं। ठीक है। अगर एओर्टिक वाल्व के 2 लीव्स हों उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। बाई मीन्स 2, कस्प मीन्स लीव्स। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व का मसला क्या है, ये क्या करवा सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है। और इसके अलावा एओर्टिक रीगर्जिटेशन भी करवा सकता है। मैनेजमेंट क्या होगी, इस तरह के पेशेंट को हमने, अगर सिम्टमेटिक पेशेंट होना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वेल्व रिप्लेसमेंट, और पहले उससे उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, हार्ट फेलियर का मैनेज करना है। अच्छा, माइट्रल प्रोलैप्स ना, हम लोग जब देखते हैं ना, पेशेंट्स जब देखते हैं उनमें इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इम्तिहान में बड़ा कॉमनली आता है। इसकी वजह क्या है, इसकी
प्रेजेंटेशन। प्रोलैप्स से क्या मुराद है कि माइट्रल वेल्व जो है अपनी जगह से हट के पीछे की तरफ आ गया हुआ है। ये यूजुअली हमें मिलता है, नॉर्मल लोगों में मिल सकता है, हो सकता है इसकी कोई ट्रीटमेंट हो, इसका कोई सिम्टम हो ही ना, पेशेंट की किसी और वजह से एको करवाई थी, उसमें पता चला कि माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है, ठीक है। लेकिन मार्फन सिंड्रोम और एलर-डेलर सिंड्रोम, इनके अंदर भी ये हो सकता है। आपको पता है मार्फन सिंड्रोम, एलर-डेलर सिंड्रोम क्या चीज़ होती है? मार्फन और एलर-डेलर आपके कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। लाइक कोलेजन का मसला होगा, कोलेजन जब वीक होगा तो वेल्व भी वीक हो जाता है। पेशेंट को प्रेजेंट कैसे हो सकता है? पेशेंट को बिल्कुल कोई सिम्टम्स हो ही ना, और वही वाली सिम्टम्स हो सकती हैं लाइक चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैनिक अटैक लाइक सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो गिव वे डायग्नोसिस होता है ना, मीन्स के जो एग्जामिनेशन पे सबसे ज़्यादा सिनेरियो में आपको बात दी जाएगी वो होती है मिड सिस्टोलिक क्लिक। मैं बात कर रहा था ना कि इम्तिहान में बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, वो आपको पूछते हैं कि पेशेंट को मिड सिस्टोलिक क्लिक आ रही है, ठीक है। एमआर की तरह का मरमर यानी पेनसिस्टोलिक मरमर विद मिड सिस्टोलिक क्लिक। मिड सिस्टोलिक क्लिक का लफ्ज़ आपको आए तो डायग्नोसिस इज एमवीपी। एमवीपी मीन्स माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स। मैनेजमेंट वही होती है वेल्व रिपेयर और मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। एमएस माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स और बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व। ये 6 वेल्वुलर लीजन्स हैं जो आपके इम्तिहान में बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। जब आप आगे तैयारी करेंगी इंटरमीडिएट मॉड्यूल की, आईएमएम की अगर मेडिसिन में जाती हैं तो, या आप आगे प्लैब 2 देने जाती हैं तो वहाँ पे भी आपको सबसे कॉमनली जो वेल्व हार्ट का पेशेंट आ गया ना, हार्ट का स्टेशन आया, उसमें यही होगा, वेल्व रिप्लेसमेंट होगी, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और माइट्रल रिगर्जिटेशन। इस वजह से ये 4 टॉपिक आपने हर सूरत करने ही करने हैं, चाहे आपका स्टेप 1 है, चाहे आपका स्टेप 2 है। क्लिनिकल का कोई भी इम्तिहान जिसमें आपको प्रॉपर पेशेंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों से ये लाजमी पूछे जाएंगे ये वेल्व्स, ठीक है। तो इस वजह से इन 4 वेल्व्स जो अबनॉर्मैलिटीज़ हैं, MS, MR, AS, AR। MS, MR से क्या मुराद है? MS, MR से क्या मुराद है? माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन। और AS, AR से क्या मुराद है? एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट सांस लें, फिर इसके बाद हम लोग कार्डियोमायोपैथी शुरू करते हैं।